नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये अपसोर और उपसोर। राजस्थान गवर्नमेंट्स में दोस्तों अब तक जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं जैसे आरपीएससी टीचर्स के मान लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली एग्जाम्स मान लीजिए, यानी पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन एग्जाम्स में तो दोस्तों अपसोर और उपसोर के टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की भरमार है। इसके अलावा दोस्तों आरआरबी, एसएससी ये डिपार्टमेंट भी दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में भी दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम अपसोर और उपसोर की घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस का विश्लेषण करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं और इसका महत्व समझते हैं। देखिए देखो दोस्तों अपसोर और उपसोर का जो संबंध है वह दोस्तों दो खगोलीय पिंडों से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारी पृथ्वी जिस पर जीवन है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसे ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। एक दूसरा जो खगोलीय पिंड है उसका नाम है दोस्तों सूर्य। सूर्य यानी सौरमंडल का जनक तारा। सूर्य एक तारा है, एक गैसीय गोला है, एक आग का गोला माना जाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह भी सूर्य को ही माना जाता है। अपने जो परंपरागत ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ही करते हैं, अर्थात जो सौर मंडल का मुखिया है वह सूर्य है दोस्तों। तो देखो दोस्तों अपन देखते हैं पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य इन दोनों का पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो संबंधवत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो घटती बढ़ती दूरी का अध्ययन किया जाता है, उन बिंदुओं को समझाने के लिए अपसोर और उपसोर की सहायता ली जाती है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दोस्तों दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में। इस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को कहा जाता है दोस्तों एक खगोलीय एकक। बहुत सारी एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एक खगोलीय एकक में कितने किलोमीटर होते हैं। एक खगोलीय एकक में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक खगोलीय एकक किनके बीच की दूरी है। तो एक खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ध्यान रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों अपन अपसोर और उपसोर की घटनाओं का सार रूप से अध्ययन करने से पहले आपको पृथ्वी की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आवश्यक है। देखिए यहां देखिए अपन ग्लोब के हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी के बीचों बीच में एक अक्षांश खींचा गया है दोस्तों। इस अक्षांश का नाम है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसी अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भूमि के मध्य वाले भाग से गुजरती है। यदि कोई भी चीज यदि किसी भी वस्तु के बीचों बीच से गुजरने का मतलब है वह उस चीज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अतः भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दोस्तों 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा क्या नाम है दोस्तों? विषुवत रेखा। देखो विषुवत नाम बना है विषुव से और विषुव का मतलब होता है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होना।
अर्थात वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पड़ती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होने की स्थिति बनने के कारण इस रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जिसे दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा या कैंसर लाइन, ये कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच में भी गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा का मान है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती है दोस्तों 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है दोस्तों 21 जून को, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और यदि ऐसी स्थिति दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में देखी जाए तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। एक बात आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होगी, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होगा, उस समय दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो होगी ग्रीष्म ऋतु। यदि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी दोस्तों शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी दोस्तों? शीत ऋतु। कब? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रहेगा। यानी मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है, तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून को कर्क रेखा पर, फिर वापस दक्षिणायन प्रारंभ होता है, जून से जुलाई अगस्त और सितंबर में यहाँ भूमध्य रेखा तक पहुंचता है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक इस अवधि के बीच में सूर्य दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु रहती है और इसकी विपरीत स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इस समय शीत ऋतु होती है। लेकिन जब सूर्य की किरणें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, यानी मकर रेखा के आसपास में सूर्य की स्थिति होती है, तो दोस्तों उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत दोस्तों शीत ऋतु होती है, ठीक है। तो अब समझिए दोस्तों उपसौर और अपसौर की घटनाएं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपसौर। देखिए अपसौर होता क्या है? अपसौर होता है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, मैक्सिमम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, उसे ही अपसौर के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सामान्य दूरी होती है दोस्तों, जो औसतन दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर या एक खगोलीय एकक होती है। लेकिन अपसौर की स्थिति में दोस्तों ये दूरी बढ़कर जो अधिकतम दूरी होती है ये हो जाती है दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर की घटना के समय। और ये दूरी बढ़कर कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अपसौर की घटना कब घटित होती है? अपसौर की घटना घटित होती है दोस्तों प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। प्रतिवर्ष 4 जुलाई को दोस्तों अपसौर की घटना घटित होती है। हाल ही में जो ग्राम सेवक परीक्षा लगी है दोस्तों, या ग्राम विकास अधिकारी की जो मेंस एग्जाम लगी है, उस एग्जाम में दोस्तों इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि अपसौर की घटना कब घटित होती है अथवा उपसौर की घटना कब घटित होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही गजब का टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। तो अपसौर की घटना दोस्तों 4 जुलाई को होती है। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़कर दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसे ही अपसौर के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों ये जो दूरी का भी आप विशेष ध्यान रखोगे, एक इकाई चलती है दोस्तों दूरी मापन की, उसे कहा जाता है पारसेक।
कई एग्जाम्स में दोस्तों ये सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पारसेक किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों दूरी मापन की इकाई को पारसेक कहा जाता है, या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापन के लिए पारसेक इकाई का उपयोग किया जाता है। एक तो होती है दोस्तों पारसेक, दूरी मापन की जो दूसरी इकाई होती है उसे कहा जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे वर्ष लगते हैं, इसे सोच लेते हैं कि समय का प्रतीक है, जबकि समय की इकाई नहीं है दोस्तों। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापन की इकाई है, ध्यान रखें। अब दोस्तों अपसौर की घटना का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए आप दोस्तों। जैसे मान लीजिए अपसौर की घटना दोस्तों 4 जुलाई को होती है। इस समय आप पृथ्वी के ग्लोब पर ध्यान दीजिए। जैसे 4 जुलाई तो जून जुलाई, तो अपने को इतना तो अंदाज लग गया, इतना तो पता चल गया कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें यदि कर्क रेखा पर पड़ती है तो जुलाई के महीने में भी सूर्य की किरणें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगी। यदि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी किरणें हैं। जिधर सीधी किरणें हैं उधर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और जिधर तिरछी किरणें रहेगी वहां पर दोस्तों कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। तो अपसौर की घटनाओं का दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो क्या प्रभाव पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। यानी उत्तरी गोलार्ध में अपसौर की घटनाओं में पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी, या सूर्य दोस्तों पृथ्वी से दूर चला जाएगा। यदि सूर्य पृथ्वी से दूर जाएगा, यहां ग्रीष्म ऋतु है तो दूर जाएगा, तो सीधी सी बात है गर्मी कम होगी दोस्तों, गर्मी कम होगी, गर्मी का प्रभाव घटेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इस समय शीत ऋतु है, और शीत ऋतु के समय दोस्तों यदि सूर्य पृथ्वी से दूर हटता है या थोड़ी बहुत भी दूरी बनाता है, तो यदि शीत ऋतु तो दूर जाएगा तो दोस्तों सर्दी को तो और बढ़ाएगा, सर्दी को तो और बढ़ाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों यह शीत ऋतु को बढ़ा देता है। कौन सी घटना? अपसौर। फिर से देखो, अपसौर की घटना से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, अपसौर के जैसे ही है उपसौर। जिस प्रकार से दोस्तों अपसौर की घटना पढ़ी जाती है उसी प्रकार से दोस्तों उपसौर की घटना भी पढ़ी जाती है। यानी ये जो उपसौर होता है, इसे मान लीजिए दोस्तों इस उपसौर का लगभग अपोजिट है, लगभग विपरीत स्थिति में बनता है। एक बस इस तारीख का विशेष ध्यान रखना आप कि उपसौर की घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को घटित होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे तो यहीं पर मात खा जाते हैं कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की घटना में देखिए दोस्तों होता क्या है, ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, और ये है अपना सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर की घटना में दोस्तों ये अधिकतम दूरी दर्शाती है, जबकि उपसौर की घटना में दोनों खगोलीय पिंडों के बीच में दोस्तों न्यूनतम दूरी दर्शाई जाएगी, न्यूनतम दूरी दर्शाई जाएगी। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों ये हो जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अर्थात उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटकर कितनी रह जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। उपसौर की घटना कब घटित होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। उपसौर क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे ही उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों अपने पृथ्वी के गोलार्ध पर, जिस प्रकार से अपन ने पृथ्वी के गोलार्ध पर अपसौर की घटनाओं का विश्लेषण किया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम उपसौर की घटनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। अपसौर तो क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी को कम करता है, इसलिए अपने को राहत मिलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी वहां के लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अपसौर की घटना। लेकिन उपसौर की घटना देखिए आप, उपसौर में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटेगी, और इस समय दोस्तों जनवरी की बात है, तो आप बताइए जनवरी के आसपास में, जनवरी और दिसंबर, यहां देखिए 22 दिसंबर, यानी दिसंबर और जनवरी के महीनों में सूर्य दक्षिणायन रहता है, यानी मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति रहती है।
दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में तो रहेगी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। इस समय दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में तो कौन सी ऋतु रहेगी? ग्रीष्म ऋतु। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बताइए दोस्तों कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु। अब हम उपसौर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उपसौर में दूरी घटती है। आप मुझे ऐसे बताइए, यदि सूर्य पृथ्वी के नजदीक आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, तो नजदीक आएगा तो सर्दी को कम करेगा, सीधी सी बात है। सर्दी को घटाएगा तो अपने जीवन स्तर पर अच्छा प्रभाव डालेगा, अपने को सर्दी कम महसूस होगी। जबकि यदि यही बात दक्षिणी गोलार्ध में देखें अपन, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य और नजदीक आ गया है, तो दोस्तों ये गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया ना, वहां की जलवायु को और ज्यादा गर्म कर दिया। किसने? उपसौर ने। किसने दोस्तों? उपसौर ने। तो अब निष्कर्ष रूप में अपन दोनों का प्रभाव निकालते हैं, अपसौर का क्या प्रभाव रहता है और उपसौर का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी को कम करता है, अपसौर अपने को राहत मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी को बढ़ा देता है, तो वहां पर दोस्तों ज्यादा मुश्किल हो जाता है और भी जीवन जीना। उपसौर की घटना दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सर्दी को कम कर देती है, तो अपने को राहत मिलती है। जबकि उपसौर की घटना दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को और ज्यादा बढ़ा देती है, या पृथ्वी पर ताप और ज्यादा बढ़ा देती है, तो दोस्तों वहां की जलवायु और ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार अपन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अपसौर और उपसौर की घटनाओं का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों अनुकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में अपसौर और उपसौर की घटनाओं का दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह है दोस्तों अपसौर और उपसौर की घटनाएं। दोस्तों पछुआ पवनें क्या होती है? पछुआ पवनें दोस्तों एक स्थायी पवन है। अब स्थायी पवन किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाह करे, वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहे, ऐसी पवनों को दोस्तों स्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, स्थायी पवनें पृथ्वी पर 3 प्रकार की हैं, या पृथ्वी पर 3 स्थायी पवनें वर्ष भर बहती रहती हैं। एक तो है दोस्तों व्यापारिक पवन, एक है दोस्तों ध्रुवीय पवन, और एक है दोस्तों अपनी पछुआ पवन। पछुआ पवनें दोस्तों अपनी पृथ्वी पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाह करती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बताइए पृथ्वी पर, तो दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और दोस्तों यदि आपसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का क्षेत्र है। तो अपन देखो दोस्तों मैप में समझते हैं, पृथ्वी के मानचित्र में समझते हैं। जैसे मान लीजिए बीचों बीच में भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने कर्क रेखा के पास में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र बनता है। ऐसे ही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के थोड़ा दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र बनता है। और ऐसे ही दोस्तों दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, इनके बीच में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का क्षेत्र बढ़ता है। अर्थात ये जो रेखा हो गई दोस्तों, ये निर्धारित कर रही है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को, और ये जो रेखा है दोस्तों ये निर्धारित कर रही है शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी को। तो यहां से लेकर यहां तक तो उत्तरी गोलार्ध में, और यहां से लेकर यहां तक दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवन प्रवाह हो रहा है, इसी पवन प्रवाह को दोस्तों पृथ्वी पर पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए पछुआ पवनों की दिशा बताइए, पछुआ पवनों की दिशा दोस्तों सामान्यतः होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के कारण ही इन्हें पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है।
लेकिन आपसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्टली पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनों की दिशा बताइए, तो देख लीजिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें इस प्रकार बह रही है, यानी ये जो दिशा हो रही है, ये जो कर्णवत दिशा हो रही है, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रही है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। यदि बात कर ली जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो ऐसे ऐसे कर्णवत बन रही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह करती है। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों पछवा पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। तो यह है पछवा पवनों की दिशा। अब पछवा पवनों के दोस्तों और भी उपनाम है। पछवा पवनों को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एसव अक्षांश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी पवनों को उत्तरी गोलार्ध में एसव अक्षांश के नाम से जाना जाता है। पछवा पवनों को, यह पछवा पवनों को उत्तरी गोलार्ध में किन नामों से जाना जाता है। एसव अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखोगे, पछवा पवनों की प्रचंडता दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में थोड़े स्थल की कमी है, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल के ऊपर ये पवनें अबाध प्रवाह के रूप में प्रवाह करती है, यानी इनके सामने किसी प्रकार की स्थल की रुकावट पैदा नहीं होती। इसलिए जो पछवा पवनों की ज्यादा विनाशकारी प्रभाव होता है, इनकी ज्यादा तीव्रता, ज्यादा प्रचंडता दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों पर पछवा पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं। आपसे पूछ ले जाए गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है, तो पछवा पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों पर गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। पछवा पवनों का दोस्तों लाभ क्या है। पछवा पवनों का सबसे बड़ा लाभ दोस्तों यह है कि ये पछवा पवनें पूर्व की ओर बहती है, इसलिए जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो मानसून उठते हैं, वो मानसून दोस्तों इन पवनों के साथ गति कर पूर्व की ओर बहती है और महाद्वीपों के पश्चिम तटों से टकराकर वहां पर वर्षा करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों भारत में इनका प्रभाव देखते हैं, तो भारत में किस प्रकार से पछवा पवनों के सहारे दोस्तों वर्षा होती है। जैसे ये अपना यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यूरोप, और ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में दोस्तों एक सागर है, भूमध्य सागर, जो अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है। इस भूमध्य सागर से दोस्तों एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठता है, जिसे भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, या उत्तर पश्चिम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये चक्रवात उड़ता हुआ इन पछवा पवनों के सहारे पूर्व की ओर गति करता है और भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतों से जाके टकराता है, और हिमालय से टकराकर दोस्तों ये दक्षिण की ओर रुख कर लेता है, यानी इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर भारत की ओर प्रवेश कर जाती है। तो भारत में दोस्तों ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भयंकर वर्षा करवाता है, और शीतकाल में या जाड़े के दिनों में यहाँ होने वाली वर्षा को दोस्तों मावठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मावठ क्या है, शीतकाल या जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा को दोस्तों मावठ के नाम से जाना जाता है। और मावठ का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा रबी की फसल को होता है, यानी जौ, गेहूं, सरसों आदि फसलों को, और मुख्यतः गेहूं की फसल में ज्यादा लाभ होने के कारण इस मावठ को दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह है पछवा पवनें और इनसे संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आप ध्यान से देख लीजिए। सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों मरुस्थल, मरुस्थल कहते किसे हैं। देखो दोस्तों मरुस्थल की विशेषताएं होती है या तो बहुत ज्यादा तापमान या बहुत कम तापमान, इसके अलावा बहुत कम वर्षा और बहुत कम वनस्पति, ये मरुस्थल की विशेषताएं होती है दोस्तों। यानी ये जो क्षेत्र होता है ये वर्षा विहीन और वनस्पति विहीन होता है ज्यादातर, और इनमें उगने वाली जो वनस्पति होती है दोस्तों उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। मरुस्थलों में उगने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति होती कौन सी है, ऐसी वनस्पतियां जो कांटेदार होती है,
जैसे कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल, फोग आदि जो वनस्पतियां होती है दोस्तों, वो जीरोफाइट या मरुद्भिद प्रकार की होती है, यानी कंटीली झाड़ियां शामिल होती है इसमें। यदि मरुस्थलों की अपन बात करें दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है दोस्तों सहारा। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह मरुस्थल। यदि दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल की अपन बात करें दोस्तों, तो वह है महान ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। महान ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल जो कई उपभागों में बटा हुआ है। तीसरा जो विशाल, यदि अपन मरुस्थल की बात करें, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अब सुनिए दोस्तों, अपन दुनिया के महत्वपूर्ण मरुस्थलों की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अमेरिका महाद्वीप की ही चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों जो प्रसिद्ध मरुस्थल है वो दो है। एक तो है दोस्तों मोन्जेव मरुस्थल और एक है दोस्तों सोनारोन या सोनरोन। एक है दोस्तों सोनारोन या सोनरोन। तो मोन्जेव मरुस्थल तो दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है, राज्य है। और जो सोनरोन मरुस्थल है दोस्तों, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में तथा इसका कुछ हिस्सा मैक्सिको देश के अंदर आता है। तो ध्यान रखोगे, मोन्जेव और सोनरोन ये दो मरुस्थल अमेरिका में है। यदि अपन बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी दोस्तों दो मरुस्थल है। एक मरुस्थल का नाम है दोस्तों सेंचुरा और एक मरुस्थल का नाम है दोस्तों अटाकामा। अटाकामा का मरुस्थल। जो सेंचुरा मरुस्थल है दोस्तों, वो है पेरू देश में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पेरू देश है जहां पर सेंचुरा मरुभूमि स्थित है। और जो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों, यह चिली देश में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट का एक देश है चिली, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन भी करता है। तो अटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी यहां आर्द्रता नहीं है। ऐसे माना जाता है कि पिछले 400 साल में अटाकामा के मरुस्थल में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल है और ये चिली देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अब यदि अपन दोस्तों यहां बात करते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे नगरीकृत महाद्वीप या सबसे विकसित महाद्वीप भी मानते हैं। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुभूमि नहीं है, यानी एक भी मरुस्थल नहीं है। ये बात ध्यान रखोगे, यूरोप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुभूमि नहीं है या एक भी मरुस्थल नहीं है। इसके पास में दक्षिण में स्थित, यदि अपन बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस सहारा मरुस्थल में दोस्तों बद्दू जनजाति निवास करती है और एक तुआरेग जनजाति भी निवास करती है। इसके अलावा अपन अफ्रीका महाद्वीप के यदि दक्षिणी भाग की बात करें, तो दक्षिणी भाग में जो मुख्य मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों, उस मुख्य मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो दुनिया का महत्वपूर्ण मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में स्थित है, तो दोस्तों ये बोत्सवाना देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बोत्सवाना देश में स्थित है। इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व की प्रसिद्ध एक जनजाति निवास करती है दोस्तों, उसका नाम है बुशमैन जनजाति। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में या बोत्सवाना देश में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध एक पक्षी है दोस्तों, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी माना जाता है। तो जो शुतुरमुर्ग है यह भी दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी ये दोनों कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है।
एक और मरुस्थल का नाम याद रखोगे दोस्तों, उसका नाम है नामीबिया मरुस्थल। नामीबिया मरुस्थल। और ये नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये अपना एशिया महाद्वीप है, यूरोप से जो सटा हुआ महाद्वीप है दोस्तों, ये अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में देखो, एक तो सबसे पहले तो दोस्तों अरब के मरुस्थल में एक मरुस्थल है जिसका नाम है नेफुदी। यदि आपसे पूछ ले जाए कि विश्व प्रसिद्ध नेफुदी मरुस्थल कहां स्थित है, तो दोस्तों नेफुदी मरुस्थल स्थित है सऊदी अरब में। विश्व प्रसिद्ध नेफुदी मरुस्थल कहां स्थित है? सऊदी अरब में। एक मरुस्थल दोस्तों आपको ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान में जो मरुस्थल है उसे वैसे तो ईरान का मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन इस मरुस्थल का जो पुराना नाम है दस्त ए उल के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध दस्त ए उल मरुस्थल कहां स्थित है? ईरान देश में। ये ईरान देश के पूर्वी भाग में स्थित है दस्त ए उल मरुस्थल, और नेफुदी मरुभूमि में स्थित है दोस्तों सऊदी अरब में। यदि अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर भारत की, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार का मरुस्थल, जो भारत के साथ साथ संयुक्त रूप से पाकिस्तान में भी स्थित है। यानी थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। देखो थार का जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल दोस्तों 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल दोस्तों सर्वाधिक आर्द्रता वाला मरुस्थल भी है। सबसे आर्द्र मरुस्थल थार का मरुस्थल है, और सबसे शुष्क मरुस्थल दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल है। एक मरुस्थल दोस्तों आपको याद रखना है, गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया, गोबी का मरुस्थल स्थित है दोस्तों मंगोलिया देश में। इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है। गोबी के मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गोबी के मरुस्थल को दोस्तों शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, या ठंडे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल या विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। यदि अपन चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना में स्थित है तकला मकान। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व प्रसिद्ध तकला मकान मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? चीन देश में स्थित है दोस्तों। कुछ मरुस्थल दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अनेक उपभागों में स्थित है। यहाँ के मरुस्थल को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे गिब्सन मरुस्थल कहते हैं। यानी जो महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है दोस्तों, ये कई उपभागों में विभाजित है, जैसे गिब्सन मरुस्थल। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व प्रसिद्ध सिम्पसन मरुस्थल कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व प्रसिद्ध स्टुअर्ट मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों महान ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इन उपभागों में विभाजित है, जिन्हें गिब्सन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट मरुभूमि और सिम्पसन मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल और मरुस्थलों के बारे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप ध्यान से देख लीजिए।